हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम UT5 के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो ऑन इविलनेस टेस्टिंग करने के लिए मशीन आया था, UT3 आया था, उसके बाद UT4, UT5, UT6 तक आ गया। तो UT5 जो होता है आजकल फिर भी 12-13 साल हो गए आए हुए, लेकिन उसमें भी बढ़िया टेस्टिंग वगैरह होता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, UT5 जिसके पास रहता है वो जो धागे का जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी, टाइम टू टाइम चेक करके जो भी करेक्शन कर सकते हैं, जो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो इसका प्रयास कर सकता है। और इसमें क्या होता है देखो, कार्डिंग का स्लाइबर, ड्रॉप हेम का स्लाइबर, कोम्बर स्लाइबर, और रोबिंग का, रिंग फ्रेम का, यान का, ऑटोकोलर का, यान का, सब क्वालिटी लेवल आप चेक कर सकते हो। मतलब उसमें कितना मास वेरिएशन है और कितना पीरियडिक फॉल्ट है, कितना नेप्स है, कितना थीन थिक, सब प्रकार का चीज़ आप जान पाओगे। और इसमें आपको अगर कोई स्लॉब का मिल चला रहे हो, मतलब स्लॉब का धागा बना रहे हो, उसमें भी आप एक प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, उस्टर फैंसी यान प्रोफाइल, वो भी ऐड करोगे तो स्लॉब का भी डिटेल पैरामीटर आप उसमें देख सकते हो। तो आज UT5 के बारे में बताने से पहले सबसे पहले देखो, इसमें आपको मैं मतलब बताया तो क्या क्या इसका सिस्टम रहता है। देखो, ये UT5 जो होता है, इसमें देखो रिंग फ्रेम का बॉबिन, सिंपलेस का बॉबिन, और स्लाइवर, चाहे कार्डिंग हो, ड्रॉप फ्रेम हो, कुम्बर हो, और कोन भी, ऑटोकोन का कोन भी, ये सब चार प्रकार का मटेरियल, मतलब धागा, बॉबिन और कोन, और रोबिंग बॉबिन, और स्लाइवर, कार्डिंग, ड्राइंग, कुम्बर का, ये सब आप इविलनेस टेस्टर में टेस्ट कर सकते हो। और धागे में स्लॉब यान भी आप टेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है देखो, यहाँ से जैसे अपन लिए ना, ऐसे खींच के, ये कैरियर रोलर है, सब कैरियर पुली, ऐसे जाके इसमें हुक टाइप का है, और इन फ्रेम का बबले से ऊंचाई पर लेंगे ताकि खुलने में सही रहेगा, फिर यहाँ से आएगा। तो ऐसे आने से क्या होता है, यहाँ पे देखो बारीकी से समझो चीज़। यहाँ जो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर से वो मतलब स्लाइवर पास होता है। वो चार प्रकार का कैपेसिटर देखो। सबसे पहला वाला पतला, मतलब गैप जो होता है पतला रखता है, वो फाइल काउंट के लिए, ये वाला। उसके बाद फिर थोड़ा मतलब गैप ज़्यादा बड़ा रहता है, गेज ज़्यादा रहता है एक कैपेसिटर के बीच में, तो इसमें थोड़ा मोटा काउंट का धागा, मतलब बिलो 15-20 काउंट से पहले वाला। और एक रहता है उसके बाद में रोविंग का, और थोड़ा गैप बढ़ता है तो रोविंग का टेस्ट होता है। और सबसे ज़्यादा गैप वाला जो कैपेसिटर बीच में स्लाइवर पास होता है। ये चार प्रकार का गैप होता है। और यहाँ पे जैसे टेस्ट हो जाता है, टेस्ट मटेरियल एक हाई स्पीड सक्शन फैन रहता है, उसका अंदर वो खींच के ले लेता है, ताकि ये एक जगह वेस्ट उसका जमा होगा। जैसे आपने मतलब धागा का किया तो एकदम धागा का ही चलाते रहो, या स्लाइबर का करोगे तो एक साथ स्लाइबर का करो, ताकि वेस्ट का मिक्सअप ना हो। उसी हिसाब से बीच बीच में इसको सफाई करना। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कैपेसिटर के अंदर जैसे अपन मटेरियल पास करेगा, उस पर सेंसर लगा हुआ, वो सेंसर के माध्यम से क्या होगा, ये बताएगा इसमें कितना, मतलब मास वेरिएशन कितना जा रहा है, मतलब लीनियर डेंसिटी के हिसाब से बारीकी से इसको चेक करेगा, कहाँ मोटा गया, कहाँ पतला गया, मोटा गया तो कितना मोटा गया, पतला गया तो कितना पतला गया, सारी सेंसिंग करके आपकी ये 14 नंबर जो है कंप्यूटर का अंदर आपकी फीडिंग हो जाएगा, वहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। तो क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले देखो, 1 नंबर हो गया रिम फ्रेम कप, 2 नंबर हो गया सिंपलेस बॉबिन, 3 नंबर हो गया स्लाइबर, 4 नंबर हो गया कोन, और 5 नंबर दे गाइड पुली। ये सब 3 गाइड पुली ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। और 6 नंबर में गाइड पुली, 7 नंबर में गाइड हुक, ये वाला हुक है, ठीक है, गाइड हो गए। और 8 नंबर हो गया गाइड रोलर, ये वाला।
उसके बाद 9 नंबर स्लॉट फॉर स्लाइवर, याद देखो ये सबसे मतलब बड़ा वाला गैप जो है स्लाइवर जाता है, क्योंकि स्लाइवर का थिकनेस ज़्यादा रहता है। 10 नंबर स्लॉट फॉर रोविंग, ये जो गैप रहा ये वाला रोविंग के लिए। और 11 नंबर स्लॉट फॉर कोर्स काउंट यार्न, और 12 नंबर स्लॉट फॉर फाइन काउंट यार्न, और 13 नंबर हो गया सेक्शन फैन, 14 नंबर हो गया कंप्यूटर मॉनिटर। ये उसका असेंबली है पूरा पूरा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ये इविलनेस के साथ साथ हेरीनेस भी टेस्ट करता है। हेरीनेस मतलब देखो एक धागा पास हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाल कलर का जो लिखा ना, वो मतलब शॉर्ट फाइबर जो होता है, जिसमें धागे में ज़्यादा रहता है, कटर में धागा रहता है ज़्यादा रहता है, शॉर्ट फाइबर याद बड़ी से अलग हो जाता है, अलग होकर रहता है थोड़ा। एक एक हेरीनेस शब्द ये आया बाल से, मतलब बाल जैसा वो निकला रहता है धागे के ऊपर थोड़ा थोड़ा, इसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग फाइबर। और प्रोट्रूडिंग फाइबर का उसका कैसा रहता है, उसका जैसे ये पास करेगा उसमें एक बड़ा मतलब सेंसिटिव कैमरा रहता है उसका, जैसे फोटो उठाता है, फोटो उठाता है, और कितना लंबाई का प्रोट्रूडिंग फाइबर है, वो कितना है, नंबर ऑफ कितना, वो सब इसको गिनती करता है। और इसमें देखो हेरीलेस का जो डेफिनेशन क्या होता है, जैसे ये एक फाइबर देखो आगे निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये सब जो है ना इसको जोड़ेगा। समझ लो ये 2 mm रहा, एक 3 mm रहा, एक 5 mm रहा, ऐसे सब जोड़ेगा। जैसे समझ लो 1 सेंटीमीटर का धागा, 1 cm का धागा, उसका अंदर जितना प्रोट्रूडिंग फाइबर है, जितना फाइबर बाहर निकला, उसका पहले एडिशन करेगा। एडिशन करने के बाद 1 सेंटीमीटर का अंदर समझ लो 4.5 सेंटीमीटर का सारी जो फाइबर बाहर बाहर निकला जोड़ेगा, तो इसको हेरीनेस अपन 4.5 बोलेंगे। अगर 5 सेंटीमीटर हो गया जितना बाहर बाहर निकला, तो 5 बोलेंगे। तो यह ध्यान रखो, जैसे सिंथेटिक का अपन प्रोसेसिंग करते हैं, सिंथेटिक में थोड़ा हेरीनेस कम आता है, और इसमें कॉटन में ज़्यादा आता है, कोम में थोड़ा कम आता है, कार्डन में ज़्यादा आता है, सिंथेटिक में सबसे कम आता है। तो हेरीनेस जो होता है बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब नापने का इसमें सिस्टम है, और हेरीनेस का स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें नापा जा सकता है। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू चेक स्लाइवर रोविंग और यान ऑन इविलनेस, यान का ऑन इविलनेस परसेंटेज इसमें चेक होता है। जैसे आप जैसे जैसे समझ लो स्लाइवर है, स्लाइवर का क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ फाइबर ज़्यादा रहता है, मोटा रहता है, तो उसका उस्टर परसेंटेज जो ऑन इविलनेस परसेंटेज कम आएगा, मतलब 1.8 से 4-5 तक आएगा। और जैसे रोबिंग का लोगे तो 3, 3.5, 4 तक आएगा, 5 भी आ जाएगा। तो रैपिंग का ऊपर भी डिपेंड करता है, रैपिंग जितना भारी रहेगा उतना कम उस्टर परसेंटेज आएगा, जितना हल्का रहेगा उतना ज़्यादा आएगा। फिर धागे का कोर्स काउंट का कम आएगा उस्टर, और फाइन काउंट में ज़्यादा आएगा। ये होता है सिस्टम। तो उसके बाद क्या होता है देखो, ऑन इविलनेस का परसेंटेज में ये बताएगा इसको, किस चीज़ का, स्लाइवर रोबिंग यान का। टू डिटेक्ट थीन नेप्स क्वांटिटी, मतलब एक धागा समझ लो ये चेक हुआ 1 किलोमीटर का, ठीक है। और यहाँ पे देखो कहीं पे पतला है, कहीं मोटा है, ठीक है, कहीं लेप्स है, गांठ जैसा है। तो ये सब 1 किलोमीटर के अंदर जितना आएगा वो सब, जैसे -50%, मतलब यान का जो डायमीटर उसका आधा है, ठीक है, +50%, मतलब यान डायमीटर जितना है उससे और 50% एक्स्ट्रा है, मतलब ये यान डायमीटर का 150% हो जाएगा। ये यान डायमीटर का माइनस मतलब 50% हो जाए, आधा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे लेप्स है ये +200, मतलब यान डायमीटर का डबल हो जाएगा, 200% हो जाएगा यान डायमीटर का। तो ये जो 3 चीज़ आएगा, इसको अपन जोड़ के इसको IPI बोलते हैं, इम्परफेक्शन इंडेक्स बोलते हैं। और रिंग धागे में ये जो 200 लेते हैं, ये OE में 280 आएगा, 280 का मानते हैं।
जो 2.8 टाइम से अगर ज़्यादा डायमीटर आएगा यान बड़ी से ओपन एंड में, इसको ही नेप्स माना जाएगा। तो ओपन एंड का थोड़ा स्टैंडर्ड अलग है और रिंग का अलग है, उस हिसाब से इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो क्या चेक करेगा? थिक थिन और नेप्स क्वांटिटी टू चेक इम्परफेक्शन इंडेक्स आई पे। अच्छा, इम्परफेक्शन इंडेक्स देखो, फॉल्स पर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर धागे के अंदर कितना बार -50 आया, कितना बार +50 आया, कितना बार +200 आया, ओपन एंड है तो +280 कितना बार आया, तो वो गिनती होगा। इसको एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद इसको जो आएगा इसको आई पे बोलेंगे। अच्छा देखो, टू चेक हेरीनेस इन यान, यान में हेरीनेस चेक करना, जैसे बताया था आपको। हेरीनेस का डेफिनेशन ये होता है, 1 सेंटीमीटर यान में जितना प्रोट्रूडिंग फाइबर, जो बाहर निकला हुआ फाइबर, इसको जोड़ेंगे, जितना सेंटीमीटर होगा उतना हेरीनेस बोलेंगे। ये ध्यान रखो डेफिनेशन उसका। टू चेक सीवीएम ऑफ मटेरियल, मटेरियल का सीवी, 1 मीटर में कितना सीवी, 3 मीटर में कितना सीवी, 5 मीटर, 10 मीटर, सब उसका सीवी परसेंट आएगा। और ध्यान रखो, जैसे 1 मीटर में सीवी होता है, सीवीएम जो होता है 1 मीटर में, समझ लो आपकी 4.5 है, ठीक है। 3 मीटर में ये हो जाएगा कम, 3.2 हो गया समझ लो। 5 मीटर होगा तो समझ लो 2.8 है। 10 मीटर हुआ तो 1.4 है। तो जितना आपकी लेंथ ज़्यादा होगा उतना इसका सीवी परसेंट कम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। 1 मीटर का अंदर जो मोटा पतला है तो उसी में इसका देखा जाएगा कितना वेरिएशन है। जितना लेंथ बढ़ जाएगा उसी हिसाब से सीवीएम कम हो जाएगा। लेकिन इसमें सिस्टम में 1 मीटर सीवीएम भी निकाल सकते हो, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ऐसे निकाल सकते हो, और वो 100 मीटर के ऊपर इसका जरूरत नहीं है। उसका बाद टू चेक स्लब पैरामीटर, स्लब पैरामीटर जैसे देखो, उसमें एक एडिशन आता है उस्टर फैंसी यान प्रोफाइल, 85 86 में आता है। तो उसमें आप अगर वो सॉफ्टवेयर उसमें अटैचमेंट कर लोगे, स्लब का लेंथ, स्लब मतलब देखो, पहले स्लब यान के बारे में समझो। ये जैसे स्लब यान है, ठीक है, ये थोड़ा मोटा देखो है, ये पतला है, फिर मोटा है, ठीक है, फिर पतला है, फिर मोटा है, ठीक है। इसमें जब स्लॉब ऐसे देखते हैं तो उसमें स्लॉब का देखो, स्लॉब लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है, ये स्लॉब लेंथ हो गया, ठीक है। स्लॉब डाया, स्लॉब डाया मतलब देखो, इसका इतना डिस्टेंस, ये कितना मोटाई का है, ठीक है, स्लब डाया हो गया। स्लब पर मीटर मतलब 1 मीटर धागा में समझ, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर धागा में एक 3 बार है तो 3 स्लब्स पर मीटर, ये एक डाटा हो गया स्लब का। दूसरा हो गया स्लब मल्टीपुल, कभी कभी मल्टीपुल स्लब आता है अलग अलग टाइप का, तो वो भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसमें और एक टीपीआई सेंसर भी है स्लब वाला धागे में, वो टीपीआई जितना वेरिएशन होगा वो भी उसमें देख सकते हो। और मल्टीपुल स्लब मतलब एक टाइप का स्लब नहीं, अगर 2 3 प्रकार का स्लब भी एक मशीन में एक पैरामीटर में डाले हो तो वो भी इसमें आएगा। ऐसा नहीं कि फिक्स रहता है, 3 4 प्रकार का भी होगा, वो भी आपको नाप के बता देगा, मल्टीपुल स्लब का भी। और उसके बाद देखो स्लब मिसिंग, समझ लो धागे में बिल्कुल स्लब आया ही नहीं, तो वो भी इसमें आएगा, तो बंद कर देना मशीन उस टाइम। और स्लब रैम्प, स्लब रैम्प जो देखो, जैसे ये धागा है, इतना मोटाई का धागा है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये समझ लो पतला हुआ, स्लब यहाँ खत्म हुआ, खत्म हुआ, तो ये देखो, ये जो है ना एरिया, इसको स्लब का रैम्प बोलते हैं। तो जो रैम्प जितना लंबा रहेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, उतना आपकी
स्ट्रेंथ बढ़ेगा धागे का, लेकिन स्लब का अपीयरेंस खराब हो जाता है। तो रैंप इस तरह रखो, उस सेकंड की टाइम के हिसाब से रहता है, कितना सेकंड का मतलब रैंप रखोगी तो आपकी सही रहेगा, उस हिसाब से रहेगा। मतलब पॉइंट में रहता है, समझ लो 0.25 सेकंड का आपने रखा तो वो रैंप ऐसे ही आएगा। समझ लो आपने बढ़ाया 0.35 कर दिया तो वो रैंप जो होता है थोड़ा बड़ा होगा, इतना तक हो जाएगा। यहाँ से पतला होना चालू हो जाएगा, यहाँ से मोटा लगा रहेगा। तो रैंप जितना कम रहेगा उतना क्वालिटी आइज अच्छा है। लेकिन स्ट्रेंथ के लिए कभी कभी रैंप बढ़ाते हैं। बढ़ाने से क्या, अचानक मोटा से पतला नहीं होता, थोड़ा दूर जाके होता है, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ता है। लेकिन स्लब का क्वालिटी जो होता है रैंप बढ़ाने से खराब होता है। तो इसको कंसिडर करके देखना पड़ता है रैंप कितना रखेंगे अपना काम आएगा। ये सारी स्लब का पैरामीटर भी इसमें आपने किस में चेक कर सकते हो, एडिशन ऑफ नया सॉफ्टवेयर उस्टर फैंसी यान प्रोफाइल। इसको क्या, उस्टर वाला को आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, वो आपको मशीन के साथ अटैचमेंट करके नहीं देते, आप इसको अलग से पैसा दे के करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, टू चेक रैंडमली अकरिंग फॉल्ट। रैंडमली अकरिंग फॉल्ट मतलब समझ लो किसी आपकी ड्राइंग में कोई रोल इसेंट्रिसिटी है, कोई कार्ड्स में खड्डा है, कहीं मैकेनिकल पार्ट थोड़ा घिस गया, तो उस केस में क्या होता है, जैसे देखो ये धागा ऐसे लंबी धागा चलता है, एक जगह अचानक मास ज़्यादा आ गया, ठीक है, एक जगह मास ज़्यादा आ गया, तो वो जैसे अपना ओस्टर मशीन में देखना ऐसे ऐसे ग्राफ चलता है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ मोटा पतला आता है, यहाँ समझ लो जीरो है, और इधर प्लस साइड है, इधर माइनस साइड है डायमीटर का, ये माइनस साइड है। क्या अचानक कभी कभी देखना इसमें लाल कलर का स्पेक्ट्रोग्राम करके आता है, पीक आता है, ऐसे अचानक ऐसे आ जाएगा, मतलब अचानक यहाँ पे बहुत हेवी फाइबर आएगा, ज़्यादा आ गया, वो मैकेनिकल फॉल्ट के कारण होता है। तो वो और जो पीक एनालिसिस वाला अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। तो ये जो पीक आता है, एक रहता है फ्रिक्वेंटली अकरिंग फॉल्ट, एक रहता है रैंडमली अकरिंग फॉल्ट। तो कभी कभी अगर आ गया बीच बीच में तो इसको रैंडमली बोलते हैं। जब मैकेनिकल पार्ट कोई खराब है, मतलब कोई बटम रोल का एसेंट्रिसिटी है, टॉप रोल में खड्डा है, कोई स्कैनिंग रोल में दाग है, कोई दिक्कत है, तो उसमें क्या बराबर इंटरवल में आएगा। मतलब समझ लो एक 65 सेंटीमीटर के बाद आ रहा है, ये 65 सेंटीमीटर के बाद दोबारा आएगा, या कोई मतलब 83 सेंटीमीटर में आ रहा है तो 83 सेंटीमीटर के बाद आएगा। और पीक एनालिसिस जो है बहुत छोटा मोटा टॉपिक नहीं, 3-4 वीडियो उसमें आएगा, उसमें आपको डिटेल समझाएंगे। मतलब उसमें क्या क्या चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है, जैसे रोल डायमीटर और ब्रेक ड्राफ्ट कितना है, मेन ड्राफ्ट कितना है, टोटल ड्राफ्ट कितना है, और कौन सा पोजिशन में खराब होने से कौन सा पीक आएगा, वो डिटेल आपको उसका समझाया जाएगा। उसके बाद देखो, टू चेक उस्टर वैल्यू एंड इट्स सीबी। उस्टर वैल्यू ध्यान रखो, एग्जाम्पल बोलता हूँ, समझ लो 30 काउंट सीसीएच चला है, आपके उस्टर आया 9.2, 9.2 आया, तो जैसे ही आप कार्डर चलाओगे 30 KW, उसमें आपके आ जाएगा 12.5-13 तक आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है देखो, कोम्ड माल में शर्ट फाइबर नहीं रहता, फाइबर का इन्फॉर्मिटी अच्छा रहता है, लेंथ इन्फॉर्मिटी, और उसमें नेप्स कम रहता है, तो जिसके कारण इसमें उस्टर वैल्यू कम आता है। और कार्डर में ये सब चीज़ नहीं रहता, नेप्स भरपूर मात्रा में रहता है, सिडकोट नेप्स भी रहता है, और इसमें मोटा पतला ज़्यादा रहता है क्योंकि शर्ट फाइबर भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये उस्टर ज़्यादा आता है। तो ये ध्यान रखो, जो उस्टर सीबी होता है हमेशा ध्यान रखो, कभी भी आप UT5 का रिपोर्ट भागा के चेक करना, तो उस्टर सीबी जो होता है, समझ लो आपकी उस्टर एक मटेरियल में आया 8% आया, 8% उस्टर आया, ठीक है, तो उसका उस्टर सीबी जो होगा
उष्ण शिविर उसका 8 इंटू 1.25, तो 10 का आ जाएगा उष्ण शिविर। मतलब 1.25 मल्टीप्लाई करोगी तो मतलब 25% ज़्यादा, तो 10 का आ जाएगा उष्ण शिविर। तो हर केस में कोण है तो कोण की उष्ण में 1.25 मल्टीप्लाई करो, कार्डेड है तो कार्डेड में करो, या सिंथेटिक है तो सिंथेटिक करो। तो जो भी है उसी हिसाब से आपको 1.25 मल्टीप्लाई करोगे उष्ण शिविर आ जाएगा। उसका बाद देखो चेक डेविएशन रेट, डीआर। डेविएशन रेट क्या होता है आप पहले समझो। जैसे यहाँ पे यान बड़ी, यहाँ 0% वाला, मतलब यान बड़ी ये रहा, अगर थिकनेस सही है तो इसमें जैसे फर्क आया, मतलब देखो ये समझ लो ऐसे भारी है, ऐसे भारी है, ऐसे भारी है, तो ऐसे माइनस साइड देखो ऐसे समझ लो आया, ऐसे आया, तो समझ लो इस पे जो आपकी रेंज है समझ लो यहाँ पे 50% प्लस ये जगह पड़ रहा है, और यहाँ पे समझ लो 50% माइनस। ठीक है, तो डेविएशन रेंज होता है क्या, देखो ये समझ लो यान आपने 100 मीटर का लिया, एग्जाम्पल बोलो 100 मीटर का लिया, तो आपकी जो डेविएशन मतलब 50% ऊपर ठीक चला गया, ये कितना डिस्टेंस का है, ये कितना डिस्टेंस का है, तो इसमें दोनों जोड़ देना। समझ लो ये रहा आपकी 5 सेंटीमीटर, ये हो गया समझ लो 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। तो डेविएशन रेट जो होता है प्लस साइड में 15 5 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 मीटर, ये हो गया डेविएशन रेट। ठीक है, ये होता है, और कैलकुलेशन इसमें माइनस साइड में ऐसे आएगा, ये प्लस साइड, ये हो गया प्लस साइड। ठीक है, माइनस साइड में समझ लो ये दोनों का मिला के हो गया आपकी 10 हो गया, तो होगा 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 मीटर, इसमें 100 भी गुणा कर देना, परसेंटेज आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, ये हो गया माइनस साइड का डेविएशन रेट, टीआर। जापानीज टेक्नोलॉजी वाला जो है वो लोग डेविएशन रेट का बहुत ध्यान रखते हैं, वो लोग बड़ा तरीका से देखते हैं इसको कोई ख़राब नहीं होने दे। डेविएशन रेट हाँ अपना कंट्री में थोड़ा कम चलता है, जापान में थोड़ा ज़्यादा चलता है ये इसका। उसके बाद देखो डेविएशन रेट के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर हैरीनेस, तो बोलते एस एच। ठीक है, हैरीनेस समझ लो आपकी किसी माल में आया 5.5 है, कौन सा हैरीनेस, जो यूटी 5 पे एच बोल के बोल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है मतलब इसमें कितना ज़्यादा कम वाला है सब इसको कैलकुलेशन करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है। इसका समझ लो 5.5 है, तो 5.5 में लगभग 4.2 डिवाइड करना, जो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। एस एच करके बोलते हैं, आप ऊस्टर का रिपोर्ट देखना आपको मालूम पड़ जाएगा, उसमें एच के बाद एक एस एच करके है, तो 5.5 में अपन अगर 4.2 डिवाइड कर दिए तो कितना 1.3 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन एस एच। ठीक है, इस तरह आता है। जैसे अब कोम्ड वाला माल में स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉइंटों में आता है, या सिंथेटिक वाला माल में 0.53 0.55 ऐसे आएगा, कार्डेड में 1.3 1.4 आएगा। ठीक है, और कोम्ड कटन का है 0.7 0.8 ऐसे भी आएगा, तो मतलब सब पॉइंट में आएगा कम हेरीनेस वाले का, और ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा आएगा कार्डेड वगैरह में है तो ये ध्यान रखो। स्टैंडर्ड फॉर हैरीनेस स्टैंडर्ड डेविएशन में मालूम पड़ेगा। और डाटा क्या क्या मिलेगा देखो, +35 +50 और +140 +200 +280। ये जो +35 +50 ये थिक, प्लस मीन्स थिक का। ठीक है, और जो 140 प्लस 200 प्लस 280 प्लस 140 200
और 280, ये हो गया आपके नेप्स का, ठीक है। और -40 -50 जो होता है, ये होता है आपके मतलब थिन का। ऐसे चीज ध्यान रखो, किसी किसी माल में -50 तक कम है, लेकिन -40 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे समझ लो, एग्जाम्पल बोलता हूँ, एक धागा में -50 जो होता है ओनली 3 है, ठीक है, और -40 जो है 100 है। तो उसमें क्या होता है, आपका आईपीआई तो कम आ गया क्योंकि -53 है। तो -40 अगर ज़्यादा है तो वर्किंग वाइज दिक्कत जाएगा। जो अच्छा कनिंग कस्टमर होता है वो क्या, आईपीआई रिपोर्ट खाली नहीं देखते, बोलते पूरा डिटेल रिपोर्ट दो। -50 आएगा और +35 आएगा, तो मोटा है तो ज़्यादा मोटा 50% वाला अपन गिनती करते हैं आईपीआई का, +35 गिनती नहीं करते। वो क्या होता है, अगर ये जो मोटा पतला धागा ज़्यादा जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ का दिक्कत जाएगा देखो। एक तो आपकी फैब्रिक अपीयरेंस खराब हो जाएगा, अपीयरेंस खराब हो जाएगा। और दूसरा चीज़ देखो, और नीडल टूटेगा, नेटिंग में होल्स प्रॉब्लम आएगा, और मतलब अनइवन डाई 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 आएगा, अनइवन डाई होगा, वो पिलिंग इफेक्ट आएगा। ये सब बीमारी रहेगा अगर ये मोटा पतला नेप्स ज़्यादा रहेगा। तो इसको बड़ा बारीकी से दिखता। आप ये नहीं बोल रहा ये +35 तो अपना आईपीआई में गिनती नहीं होता है, -40 भी गिनती नहीं होता है, इसकी क्या ज़रूरत है? इसका ज़रूरत है आपको समझाया जो, तो वो भी अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो अपन को वर्किंग में, जैसे वर्किंग में, साइजिंग में, हर जगह वीविंग में बिल्कुल मतलब धागा टूटता रहेगा, और उसमें ब्रेकेज बढ़ जाएगा तो लूम शेड वाला भी परेशान हो जाएगा। तो खाली आईपीआई से रिलेटेड नहीं है, इसको अपन को वर्किंग कैसे बढ़िया देंगे वो भी देखना जरूरी है। एडिशनल सॉफ्टवेयर फॉर स्लॉप पैरामीटर चेकिंग, जैसे कि आपको बताया था, स्लॉप पैरामीटर चेकिंग के लिए आपकी उस्टर फैंसी यान प्रोफाइल, वो एक एडिशन सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा जिसके द्वारा स्लॉप का सारी पैरामीटर आपको मिल जाएगा। डिटेक्शन ऑफ पीक एंड इट्स रिमेनिंग, मतलब स्पेक्ट्रोग्राम जो आएगा, जो इसका चिमनी का जो आता है, कितना ऊंचाई पर है, कितना डिस्टेंस में है, वो उसका डिटेल मिल जाएगा। तो आप करेक्ट एरिया में अटैक करोगे, जहाँ पे प्रॉब्लम है वो एरिया आप सही कराओगे, पीक आपकी स्पेक्ट्रोग्राम में देख सकते हो और इसको सही कर सकते हो। फॉर चेकिंग मास वेरिएशन मटेरियल पास थ्रू और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पैरेलल कैपेसिटर प्लेट, ये उसका प्रिंसिपल जो है, ये जो 2 पैरेलल प्लेट है उसका अंदर मटेरियल जब पास करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो मास जाएगा, कितना मास का लंबाई है, कितना चौड़ाई है, और उसका स्पीड से मालूम पड़ेगा कितना बड़ा है। तो सारी चीज़ इसमें आएगा, और ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगा, ये सब इसका जब एम्पलीफाई होके इसमें चला जाएगा डिस्प्ले के पास, डिस्प्ले में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, कभी भी कोई मशीन टेस्ट कर तो ये जो कैपेसिटर बीच में पतला सा ब्रश होता है, पेंटिंग ब्रश जैसा, इसको ब्रश से साफ कर देना, गाइड रोल वगैरह सब साफ कर देना, ये जो हुक वगैरह साफ कर देना। उसमें कोई मतलब ये नहीं रह जाए, मतलब फ्लाई फ्लॉप ना रह जाए, कंटामिनेटेड चीज़ ना रह जाए, जिसके लिए आपको रिजल्ट अलग आ जाएगा। तो इसको चेक करना जरूर। चेंज इन कैपेसिटेंस एम्पलीफाई एंड सेल टू कंप्यूटर, ये कैपेसिटेंस के अंदर जो चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, तो मास वगैरह कम ज़्यादा दिखाएगा, जो दिखाएगा वो यहाँ पे कंप्यूटर में फीड हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज़ देखो, टेक्निकल फीचर्स। टेस्ट स्पीड ऑफ स्लाइबर 25 से 50 एमपीएम रहेगा। जब स्लाइबर का आप टेस्ट करोगे 25 से 50 एमपीएम तक चला सकते हो। और ध्यान रखो, इसका स्पीड 10 एमपीएम से लेकर आप बिल्कुल 800 एमपीएम तक का है। और 800 एमपीएम के लिए आपको UT6 लेना पड़ेगा, UT5 में
400 एमपीएम तक है। यूटी 6 लोगी तो 800 एमपीएम आएगा। आपके मन में आता होगा और 400 एमपीएम में चेक हो रहा था, 800 वाला क्यों आया? 800 वाला इसीलिए आया, देखो वो जो नया मॉडल का जो आया उसमें आपकी ट्विस्ट वेरिएशन भी चेक हो जाएगा, तेजी से चेक होगा। समझ लो आपने 800 मीटर पर मिनट का एक लिया, जैसे एक बॉबिन आप चलाओगे, 1 मिनट चलाओगे 400 का स्पीड में, तो ये क्या होगा, 1 मिनट में आपकी 400 का स्पीड में पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। वो जितना इसका जैसे -50, +50, +200, समझ लो इसमें आया 0, 10, इसमें आया 15, तो कितना हो गया, 10, 15, 25 हो गया। तो 25 में 400 मीटर का आपने टेस्ट रखा, तो 25 में आप 2.5 मल्टीप्लाई करोगे। 2.5 क्यों मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि आपकी जो आईपीआई होता है 1 किलोमीटर में होता है, 1000 मीटर में, तो ये 400 मीटर का, तो 2.5 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 × 50, 25 मतलब ये हो गया 62.5 का आईपीआई आएगा। जैसे आपने 800 मीटर का स्पीड में करोगे तो समझ लो 800 मीटर का स्पीड में अपने मतलब आधा मिनट में आपकी 400 मीटर चल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो टाइम बचत होगा, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी मिल में UT5 नहीं लगा के UT6 लगाते तो नंबर ऑफ टेस्ट आपकी बढ़ जाएगा, मतलब आधा मिनट में एक एक आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया, इसे डबल कैपेसिटी हो गया। उसके बाद देखो यू हैव UT6, तो यहाँ 25 से 50 हो गया स्लाइबर, रोबिंग हो गया 100 एमपीएम, यान हो गया 400, यू हैव UT6 देन स्पीड स्लाइबर रोबिंग 100 एमपीएम तक ले लेना, और यान 800 एमपीएम। मतलब सब में नंबर टेस्ट बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा स्पीड वाला लेते हैं। टेस्ट लेंथ पर स्लाइबर रोबिंग 500 मीटर, यान 400 मीटर। जो स्लाइबर लेते हैं या मतलब रोबिंग लेते हैं, ये सब क्या होता है, आपको 500 मीटर का लेना पड़ता है, और धागे का 400 मीटर लेना पड़ता है। और लेने का तरीका बता, कभी भी आप स्लाइबर लोगे तो डिब्बा से ऐसे खींच के नहीं ले लेना। जैसे कैन हटा दिया और प्लेट दिखा दिया, मशीन चालू कर दिया, प्लेट के ऊपर कैलिंग हो गए, ऐसे ऐसे पड़ेगा, तो अंदाज से देख लेना 500 की जगह 600 मीटर, 650, 700 मीटर ले आना। उस्टर के लिए माल कम ना पड़ जाए, एक बार 500 से कम हो गया तो दोबारा फिर माल मंगाने पड़ते हैं। तो उस्टर के लिए बराबर मतलब मटेरियल लेकर आना। रिंग फिल्म का बॉबिन लोगे तो 400 मीटर का आपको चाहिए, बराबर 400 मत ले आना, तो इसको कम से कम 500 मीटर होगा तब धागा लाओ। 500 से एबव कितना ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो ध्यान रखो, इसका बॉटम में जो आईपीआई आएगा टॉप में थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि टॉप में स्पीड बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से आईपीआई का ये बढ़ जाता है, ध्यान रखना। और जैसे मैं एग्जांपल और एक बताता हूँ, देखो जैसे आपकी बॉबिन में समझ लो एक आईपीआई आया बॉबिन में, रिंग फिल्म बॉबिन में समझ लो आईपीआई आया आपके 30 आया। ठीक है, तो जब आप इसको ऑटो कॉर्नर में कोनिंग करोगे, लिंक कॉर्नर में कोनिंग करोगे, इसमें कम से कम मतलब 8-10 से 20% तक इसका आईपीआई बढ़ जाएगा। तो आईपीआई क्यों बढ़ेगा आपको बता दूं, जैसे ये जैसे ऑटो कॉर्नर में चलेगा तो इसको खींचेगा तो पतला भी होता है थोड़ा धागा, और इसमें क्या होता है वो मतलब घर्षण के कारण यान का सरफेस थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो जिसके कारण आईपीआई बढ़ता है। और ऑटो कॉर्नर में रिंग फ्रेम से थोड़ा ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहता है, और मॉइस्चर के कारण भी थोड़ा बढ़ता है, तो ध्यान रखो। और इसीलिए ऑटो कॉर्नर का स्पीड सेट करते ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड रखोगे, आईपीआई का जो बढ़ने का जो शक्ति बढ़ जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड नहीं लेना। जैसे समझ लो आप 20 काउंट चला रहे हो, 20 KW, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस पर 1400 एमपीएम तक ऑटो कॉर्नर में चलाओ। आप 20 KW चलाओगे, आपको कोई बोल देगा इसको 1700 कर दो, 1700 एमपीएम कर लो, तो क्या होगा इसमें पता है, एक तो मैगजीन में टाइम पे माल नहीं भर पाओगे,
बार बार ब्रेकेज होगा, कार्ड्स बढ़ जाएगा। और इसमें आईपीआई में जो बोला 20% तक बढ़ेगा ना, ये 50%, 40% बढ़ जाएगा, इतना आईपीआई बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखो, अपना कभी भी आप स्पीड अपना टारगेटेड स्पीड चलाना। ठीक है। उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग, कार्डिंग ब्रेकर वंस डेली, आरएसपी वंस इन 8 आवर। मतलब कार्डिंग और ब्रेकर ड्राइंग वो आप डेली एक बार कर दोगे चलेगा। आरएसपी होता है हर 8 घंटे में एक बार कर देना। और सिंप्लेक्स वाइज डेली, समझ लो आपके पास 6 सिंप्लेक्स है, 6 सिंप्लेक्स का 4 4 बबिल लेके उस्टर करना। तो ध्यान रखो एक चीज, समझ लो एक सिंप्लेक्स में आपकी 160 बबिल है, ठीक है, 160 बबिल। आपके पास समझ लो 6 सिंप्लेक्स है। तो आप क्या करोगे, देखो 6 सिंप्लेक्स जब आपके पास है, 160 है, जैसे आपको बोला 4 बबिल, समझ लो आज मंथ का 1 तारीख, 1 अक्टूबर समझ लो। तो आपने क्या करेगा, सारे सिंप्लेक्स का समझ लो 1 से 4 नंबर बबिल लिया, 1 से 4 बबिल लिया, इसका उस्टर किया। 2 अक्टूबर क्या करोगे, 5 से 10 तक लड़ा, नहीं 5 6 7 8 तक लड़ा। तो ये हो गया 2 अक्टूबर। ऐसे ही ग्रेजुअली बढ़ता रहना। तो उसमें क्या होता है देखो, जैसे 4 बबिन आपने लिया, तो 160 बबिन का सिंप्लेक्स है। तो आप महीने में 30 दिन का भी वर्किंग हो, तो 120 बबिन इसमें एक महीने में कवर हो गया, 120 बबिन। और जो 40 बबिन रहा, और 10 दिन जाएगा, और 10 डेज जाएगा। मतलब क्या हुआ, 40 दिन के बाद वही बबिन, मतलब 41st डे, मतलब 41 दिन में 41st डे का दिन फिर से साइकिल आ जाएगा 1 से 4 नंबर का। ठीक है, ये मतलब 41 दिन का टाइम पे वही सेम स्पिंडल फिर रिपीट आ जाएगा। तो स्पिंडल वाइज करने से क्या फायदा, देखो कोई स्पिंडल में कमी है, वो आप इसको पकड़ सकते हो। वो सेम चीज आपकी इसमें लगता है एप्लीकेबल है रिम फ्रेम में, सेम चीज एप्लीकेबल है ऑटो कॉर्नर में या लिंक कॉर्नर में। तो स्पिंडल वाइज डेट वाइज लेने से यही फायदा है, आपको हर एक स्पिंडल का मॉनिटरिंग करना आ जाएगा। अच्छा देखो, जैसे जैसे आप उस्टर कर रहे हो ना, ये जीरो मतलब यान का यहाँ पे बड़ी यान बड़ी, समझ लो यहाँ पे आपके ऐसा ऐसा रहता है। देखो ये समझ लो आपकी वेरिएशन है, ऐसे ऐसे ग्राफ आया, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कभी कभी क्या होता है, इसका अंदर 4 कड़ा ब्लू वाला आता है बीच बीच में, 4 कड़ा ब्लू वाला आता है, ये होता है जो नेप्स का, ये नेप्स होता है। और दूसरा चीज देखो, एक आता है लाल कलर का ट्रायंगल जैसा आता है, ठीक है, ये होता है थिक। अगर ऊपर आए, अगर प्लस साइड में आया, ये होता है थिक। और यहाँ अगर 3 कोड़ा जो लाल साइड का आया, ये अंदर नीचे की साइड आया, नीचे की साइड आया, तो ये हो गया थिन, ये हो गया थिन, ठीक है। तो इसमें ऐसे आप मतलब कलर वाइज भी देख सकते हो, नेप्स कितना है 400 मीटर में, थिक कितना है और थिन कितना है। इसको 2.5 में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके आई पे आ जाएगा। तो कुल मिला के इसके सिंबलिकली भी आता है कितना। देखो लाल कलर का ट्रायंगल मार्क 0 फॉर 50% थिक, ठीक है। और लाल कलर मार्क बिलो 0 पर -50%, जो आपको समझाया अभी। उसके बाद ब्लू कलर वाला जो होता है, वो नेप्स का कितना है उसमें आता है ब्लू कलर वाला।
ब्लू मार्क रेक्टेंगुलर वाला नेप्स प्रेजेंट इन मटेरियल कितना नेप्स का। अच्छा काउंट रेक्टेंगुलर रेड जो ट्रायंगल रेड रेक्टेंगुलर ब्लू बोथ इन 400 मीटर और टेस्ट एंड मल्टीप्लाई 2.5 पर आई पे। ठीक है, अब ये क्लियर लिखा हुआ, ये सारी जोड़ देना और 2.5 मल्टीप्लाई कर देना और आपका आई पे आ जाएगा। अच्छा उस्टर सी बी हमेशा 1.25 में उस्टर मल्टीप्लाई करोगे आएगा और एस एच होता है एच बाई 4.2 एस एच हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हैरीनेस। अच्छा लो उस्टर एंड IPA gives us more CSP, low IPA, good fabric appearance, no hole problem and peeling problem और डाइंग का भी इवन डाइंग। ठीक है, उसके बाद देखो राइट फाइबर डिटेल्स, मतलब जैसे आप कंप्यूटर में डाटा फिट करोगे फाइबर डिटेल्स, कौन सा फाइबर, क्या लेंथ है, क्या माइक है और काउंट, क्या काउंट का धागा है, कोम्ड है, कार्डेड है, पॉलिस्टर है क्या, पीबी है क्या, पीसी है क्या, वो डिटेल डालना। और एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल है मटेरियल का डिस्क्रिप्शन उसमें देना और डेट वगैरह पड़ेगा, शिफ्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ तो डालना ही पड़ेगा। राइट फाइबर डिटेल्स हो गया, उसका राइट नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब रिंग फिल्म चला रहे हो 10 बबिन है क्या, 8 बबिन क्या, वहाँ डालना है। नंबर ऑफ सैंपल्स, स्पेक्ट्रोग्राम नीडेड, जैसे ग्राफ होता है मतलब कितना वेरिएशन का पीक है नहीं है, स्पेक्ट्रोग्राम चाहिए तो इसमें एस करके निकालना। और मशीन नंबर, स्पिंडल नंबर, ड्रम नंबर या बबिन नंबर सब डिटेल दोगे ताकि आपको मालूम पड़ेगा उसमें क्या क्या रिपोर्ट आया। तो UT5 का आज टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।